हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? चैनल पे लाइव आइए, एप्लीकेशन पे लाइव आइए, आपका क्लासेज स्टार्ट हो चुका है। एक बार मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिएगा कि मेरा आवाज जो है आप तक जा रहा है कि नहीं। ऑडियो और जो वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए। उसके बाद क्लासेज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सरणी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से, चाहे आप पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करें या फिर पैरामेडिकल का प्रिपरेशन करें, चाहे बिहार, चाहे यूपी, चाहे झारखंड, कोई भी स्टेट में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे जिसमें हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके थे, यानी पीरियोडिक टेबल जो है आवर्त सरणी जो आज हम लोग देख रहे हैं, इसका जनक कैसे हुआ, सबसे पहले कौन साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना थीसिस दिया इस पे, ये चीज हम लोग देख चुके थे और यहां से भी प्रश्न एक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपका कमेंट देख लेता हूं ताकि ऑडियो वीडियो जो है वो प्रॉपर चलना चाहिए। हाँ सही है सर, काजल याद है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको होमवर्क कुछ दिया गया था, ठीक है। होमवर्क दिया गया था जिसमें बोला गया था कि 1 से 10 तक हम बोले थे कि जब तक ये चैप्टर खत्म होते होते हमको 1 से 30 तक क्या बता दें। 1 से 30 तक ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 से 30 तक हम बोले थे आपको एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास याद रखना है, ठीक है। तो हम आपको होमवर्क दिए थे 1 से 10 तक आपको याद कर लेना है पिछला क्लासेज में। तो 1 से 10 तक आपको याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका परमाणु भार की बात वो करें तो 1 होता है। उसी तरीका से कोई बोले लिथियम का तो परमाणु क्रमांक 3 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है वो 6 होता है और उसका परमाणु भार की बात करें 12 होता है। इसका आइसोटोप भी होता है, लेकिन आपको जो जनरली यूज होता है जो कार्बन, उसके बारे में आपको मैं बोला था कि उसका जो परमाणु भार है वो याद रखेंगे, क्योंकि आज जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपका जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जिंक का परमाणु भार क्या होता है, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, समझिएगा, थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि दिवाली का छुट्टी आ गया, छठ का छुट्टी आ गया, 10 तकरीबन 10 दिन का आपका पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो चुका था, ठीक है। क्योंकि छुट्टी में आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं वो हमें भी पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो आवर्त सरणी है, पीरियोडिक टेबल है, इसको सबसे पहले जर्मन केमिस्ट जॉन डोवर्नियर ने 1800 ईस्वी में एक ट्रिक का सिद्धांत दिया, ठीक है। और उन्होंने ये जो पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स था, जो तत्व डिस्कवर हुआ था, उसको लॉ ऑफ ट्राइड यानी ट्रिक के सिद्धांत पे सजाने का कोशिश किया था, लेकिन इनका बहुत सारा ड्रॉबैक्स था, ठीक है। उसके बाद इनका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया था। उसके बाद जो आपको हम बोले थे मेन कि फिर न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल आया था, जिसे हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं,
1865 ईस्वी की बात है। इन्होंने पीरियोडिक टेबल को सारे गमा पद नी पे अरेंज किया। इनका कहना था कि पहला और 8वां तत्व जो होगा पीरियोडिक टेबल का, दोनों का प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल सेम होगा, ऐसा न्यूलैंड के द्वारा कहा गया था। लेकिन इनका भी सिद्धांत जो है वो फेल हो गया था। उसके बाद फिर मेंडलीव आए थे। क्यों सिद्धांत फेल हुआ था वो सारा कुछ आपको प्रीवियस क्लासेज में बताया हुआ है, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहले वाला क्लासेज है पीरियोडिक टेबल के, उसे जरूर देख लेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आए थे रशियन केमिस्ट मेंडलीव साहब, ठीक है, 1834 से 1907 की बात है। उसके बाद लोथर मेहर, मतलब उसी टाइम के दौरान लोथर मेहर एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने जो है एटॉमिक मास और वॉल्यूम का ग्राफ बनाकर पीरियोडिक टेबल का सजाने का जो तत्व था उसको सजाने का काम किया था। लेकिन उनका भी जो है वो फेल हो चुका था। सबसे बड़ा कारण था इन लोग का पीरियोडिक टेबल फेल होने का, इनका जो पीरियोडिक टेबल था बच्चों, उसमें जो तत्व को सजाया गया था वो परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे सजाया गया था, यानी एटॉमिक मास के आधार पे सजाया गया था, जो कि बिल्कुल गलत था। बाद में मोजले नाम के साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने देखा, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी तत्व का प्रॉपर्टीज वो कुछ ज्यादा अच्छे तरीका से व्याख्या कर सकता है। इसीलिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल को जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आधार किया। जो आज का हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो एटॉमिक नंबर वाला हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट बोला गया था कि आपको याद रखना है। डोवर्नियर का ट्रिक सिद्धांत की बात करें तो जैसे लीनक वाला आपको एग्जांपल जो है वो याद रखना है। तो ये सब आप लोग पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपका जरूर पूछे जाएगा। और आज जो क्लासेज होगा वहां से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये जो चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के लिए 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज मिनिमम रखता है, मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन भी टच करता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए देखिए, हाँ ये सब हम लोग देख चुके थे बच्चों, है ना। जूम कीजिए सर, बिल्कुल जूम, ठीक है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रहा है, कहीं पे कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना, है ना। डाउट होगा तो पूछ लेना। कहां से ये स्टूडेंट आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, क्लास को पार्क बना रखा है ना। चलिए इसको लास्ट वार्निंग दे दीजिए, जो बच्चा ऋतिक है, ठीक है। देखो यार, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है, ये सब जो आप क्लास में कर रहे हैं ना टाइम पास, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर यही सब आपको टाइम पास करना है तो आपके लिए सोशल प्लेटफॉर्म है ना, बहुत सारा सोशल प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा सोशल ऐप है। आप जाइए उस पर टाइम पास कीजिए, वो आप लोग जैसे के लोग के लिए बनाया गया है, ठीक है। आप उस ऐप को यूज कीजिएगा तो उस ऐप को अर्निंग होगा, ठीक है, वो कंपनी का ग्रोथ होगा। तो आप जाइए, भगदारी हिस्सा बनिए। यहाँ स्टडी इंडिया डा पे आपको फालतूबाजी करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वार्निंग है, अभी आपको टाइम आउट किया गया है, अगली बार से आपको चैनल से हटा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बाकी अभी मजा आ रहा होगा, लेकिन मुश्किल से अभी 11th-12th में होगा बच्चा, 12th के बाद एग्जाम देगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि जिंदगी क्या चीज होता है, ठीक है। उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी क्या चीज होता है। वो सोचेगा कि अरे भाई हम तो पूरा लाइफ ही अपना डिस्ट्रॉय कर लिए, ठीक है, लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर लिए। तो वो सब पे ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ाई करना है। तो चलिए आइए, मेंडलीव का ये सब जो हम लोग देख चुके थे पिछले क्लासेज में,
हम लोग जो स्टार्ट करेंगे। देखिए थोड़ा सा देखिए बच्चों, हम लोग ये सब भी देखे थे कि ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17 को कैसे याद रखेंगे। ये सब ट्रिक जो है वो आप लोग पढ़ कर आए होंगे, ठीक है। और नहीं पढ़े हैं तो जरूर पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमेशा एक ही चीज को अगर हम क्लास में बार बार एक ही चीज को दोहराएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। जहां ये चैप्टर 3 से 4 क्लास में खत्म होना चाहिए, वो जाके चैप्टर 5 से 6 क्लास में खत्म होगा, तो सिलेबस में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसीलिए ये सब चीज आपको करवा दिया गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर्त सरणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। बिल्कुल, देखिए आधुनिक आवर्त सरणी जो है बच्चों, वो मेंडलीव के आवर्त सरणी के तुलना में अत्यंत व्यापक, तार्किक और सरलीकृत, ठीक है। होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो चीज उसका ड्रॉबैक था, यानी जो चीज मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में सही दर्शित नहीं करता था, उसको दूर करके नया वाला पीरियोडिक टेबल बनाया गया मोजले के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सरणी जिसे बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो ड्रॉबैक्स, जो लिमिटेशन मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में था, उसको दूर कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल व्यापक, तार्किक और सरलीकृत है, जिसमें 118 तत्व जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। 118 एलिमेंट्स को उसमें क्लासिफाई किया गया है। इसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी ने, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं क्लासेस को, वो सभी ने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने आंख से देख रखे होंगे, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें आवर्त होता है और ग्रुप होता है, ठीक है। आवर्त होता है और ग्रुप होता है। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल हम देखिए, देखिए बच्चों बात को समझिएगा। पीरियोडिक टेबल ये जो है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपके स्क्रीन पे। इसमें बात करें, इसको ऐसा सजाया गया है ना कि मतलब इस वे में सजाया गया है कि एक जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज के अनुसार पे इसको सजाया गया है, यानी गुण धर्म के आधार पे ये सारा तत्व को सजाया गया है। ऐसा नहीं है कि बोरॉन जो है, बोरॉन को यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखने का कारण है, ठीक है, कार्बन को 14वां ग्रुप में रखने का कारण है, नाइट्रोजन को 15वां ग्रुप में रखने का कारण है। ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं भी व्यवस्थित कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो बात को समझिएगा। अगर बात करेंगे पीरियड और ग्रुप की, ग्रुप मतलब समूह और पीरियड मतलब आवर्त, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें ग्रुप की संख्या कितना होता है, समूह की संख्या कितना होता है, तो 18 समूह होता है। देखो, एक समूह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समूह की संख्या कितना हो गया सर, 18 हो गया। अब बात करते हैं सर पीरियड की संख्या, आवर्त की संख्या, ठीक है। तो आवर्त की संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 7 ही आवर्त होता है बच्चों। आपको लगता होगा कि ये सर जो नीचे दे रखा है ये क्या है, ठीक है। ये एक लेंथेनाइड सीरीज है और एक एक्टेनाइड सीरीज, ठीक है। तो आप कोई बच्चों को लगता होगा कि सर पीरियड की संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो साफ साफ लिख रखा है कि जो 57 से लेके 71 तक, 57 से लेके 71 तक जो एलिमेंट्स है उसे हम लोग लेंथेनाइड बोलते हैं, और ये जो है पीरियड नंबर 6 में आता है। एक प्रश्न यहां से भी बन गया, यह सब पीडीएफ में लिखा हुआ है कि लेंथेनाइड का परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक होता है, तो 57 से लेके 71, ठीक है।
नेक्स्ट है एक्टेनाइड का कहां से कहां तक होता है, तो 89 से लेके 103 तक होता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि लैंथेनाइड जो है वो कौन सा आवर्त में बिलोंग करता है, तो लैंथेनाइड का जो आवर्त है बच्चों, जो पीरियड है वो छठा है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एक्टेनाइड का पीरियड बताइए, तो एक्टेनाइड का पीरियड जो है वो 7वां है। 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और 4 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए 7 अवर्थ होता है, 18 वर्ग होता है, ये बात कर लिए। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि ऐसा तत्व जिनके परमाणु की आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। यही कारण एक वर्ग के सभी तत्वों का मुख्य गुण समान होता है। ठीक है, बात को समझिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सिखाएंगे अगला क्लास में। ठीक है, अगला क्लास में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे, जिसमें जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, उसको जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो कैसे निकाला जाता है, वो सारा चीज अगला क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि बाहरी कोश यानी जो आउटर मोस्ट शेल होता है, वो सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो जिसमें समान होता है, उसे हम लोग एक वर्ग यानी एक ग्रुप में रखते हैं। ठीक है बच्चों, समझिएगा। अगर देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, लिथियम। ठीक है, लिथियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। लिथियम का परमाणु क्रम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है। ठीक है, तो देखिए पहला कक्ष जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसी तरीका से बढ़ते रहता है। ठीक है, इसी तरीका से बढ़ते रहता है। तो हम बात आपसे कर रहे हैं 2, 8, 18, 32 करके जो है वो बढ़ता है। पहला सेल को के बोलते हैं, दूसरा को एल बोलते हैं, तीसरा को एम बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप से रहता है। तो लिथियम की बात करें तो ये न्यूक्लियस हो गया बच्चों, ये पहला सेल हो गया लिथियम का। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो है उसके बाद देखो 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 1 है लिथियम में। उसी तरीका से है लीना के रब से फरियाद, यानी कहने का मतलब ग्रुप नंबर 1, वर्ग नंबर 1 की बात कर रहे हैं सर, तो लिथियम के बाद जो आता है वो सोडियम आता है। ठीक है, तो सोडियम की बात करो, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। 2, 8 और 1, 8, 2, 10 और एक लास्ट वाला 11, यानी कहने का मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितना है, समान है। ठीक है, जैसे एक वर्ग का या एक ग्रुप का जितने भी तत्व हम ले लेंगे, वो सारा तत्व का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा वो समान होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो चीज को समझिएगा। आइए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की ओर हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो देखो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम होगा, फ्रेंसियम। पॉलिटेक्निक वाले बच्चे पिछला साल आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिंक के ग्रुप में कौन सा पीरियोडिक जिंक के आउटर पूछा गया था कि जिंक के आवर्त, जिंक के वर्ग में, ठीक है क्वेश्चन पूछा था, जिंक के वर्ग में कौन सा दूसरा तत्व आता है जिसका
आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो जिंक के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो था बच्चों वो कैडमियम था, तो यहां पे ऑप्शन आपको लगाकर आना था कैडमियम। इसी तरीका से क्वेश्चन पूछेगा तो ये जो जितना है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ सर, हाँ प्लीज फॉरगिव। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक लड़का है रीति कुमार, सर प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, अरे देखो यार पढ़ाई करने आया हो, पढ़ाई करो, ठीक है रीति कुमार। देखो अभी ये सब करने में थोड़ा सा ना समझ आप लोग के, तो आप लोग को अच्छा लगता होगा, लेकिन ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा तो आपको समझदारी आ जाएगा कि जो हम पहले करते थे वो गलत चीज करते थे, ठीक है। अगर यही चीज अभी जो है आप लोग पढ़ाई करके कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज में जाने के बाद एक लेवल तो आपका मतलब ऊपर हो गया ना, उसके बाद अगर ये चीज करते हो तो कुछ हद तक ठीक है, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अभी इस स्टेज में करोगे ये सब चीज तो भाई आगे आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो बता रहे हैं तो वो समझ में आ गया होगा बच्चों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब अवर्थ की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जो अवर्थ होता है उसमें तत्व की संख्या कितनी होती है। तो पहला अवर्थ में तत्व की संख्या जो होती है वो 2 होता है। दूसरा और तीसरा अवर्त में 8 8 होता है, ठीक है। आप इसे काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। पीरियड में आप जो है तत्व की संख्या जो है वो काउंट कर सकते हो। उसी तरीका से चौथा और पांचवा अवर्त में 18 18 तत्व होता है, और छठा अवर्त में जो है वो 32 तत्व होता है। जबकि सतमा वर्ग जो है वो बिल्कुल अपूर्ण है, ठीक है। सतमा वर्ग अपूर्ण है, और सतमा वर्ग में मतलब बहुत आते रहता है, मतलब जितने भी जो डिस्कवर होता है वो सतमा वर्ग में रखा जाता है, ठीक है बच्चों। सतमा अवर्त हो जाएगा, वर्ग वर्ग यहां लिख दिया है, इसे सुधार लेना, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छठे आवर्त के वर्ग में परमाणु क्रमांक 57 से लेके 71 तक जो है उसे हम लोग लेंथेनाइड बोलते हैं। उसके बाद इसमें 15 तत्व सम्मिलित है जिन्हें लेंथेनाइड बोला जाता है, लेंथेनाइड सीरीज भी बोला जाता है। उसी तरीका से बात करें परमाणु क्रमांक 89 से लेकर 103 तक, इसे हम लोग एक्टेनाइड बोलते हैं। ये सब याद आपको रखना है, ठीक है। ये सब जो पॉइंट है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जामिनेशन में। चलिए उसी तरीका से हम ये चीज पहले भी आपसे जिक्र कर चुके थे कि हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसको हम लोग वर्ग 1 में भी रख सकते हैं, यानी समूह 1 में भी रख सकते हैं, ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं, ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं। दोनों में जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों का प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है, ठीक है। इसीलिए इसे दोनों वर्गों के ऊपर स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है एक ही आवर्त में एक ही आवर्त में उपस्थित तथा परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तथा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में से एक निश्चित प्रवर्तित प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, आज ही के क्लास में देख लेंगे कि एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, ठीक है। इसे हम लोग आज ही के क्लास में देखेंगे। उसी तरीके से बच्चों अगर बात करें कि एक आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में कमी आती है
तथा आयनीकरण ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मक में वृद्धि आती। ठीक है, मुझे थोड़ा सा एक स्लाइड आ जाए ना तो हम आपको समझा दें बहुत अच्छे तरीके से। चलिए देखिएगा, एक पीरियोडिक टेबल भी जो है ना बच्चों वो आना चाहिए। वो सब बताया जाएगा। पहला अर्थ को अल्केलाइन मेटल बोला जाता है, फिर अल्केलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। पहला अवर्त बोल रहा है, अवर्त को क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट वर्ग को बोलते हैं। ठीक है ऋतिक, ठीक है। एच जी का ऑप्शन था सर, एग्जाम में एच जी का ऑप्शन था। अच्छा एच जी जिन्ना कनाडा होगा, ठीक है। तो जिंक ही वाला है ना, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, उसी ग्रुप में आता है, जिन्ना कनाडा होगा। डी ब्लॉक वाला हम आपको याद नहीं, ट्रिक नहीं दिए है ना। अच्छा डी ब्लॉक वाला आपको ट्रिक दे दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। कोई ढंग का पीरियोडिक टेबल मिल जाए। देखिए हाँ ये चलिए टेस्ट वर्ग जिंक वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो ये देखो ये क्वेश्चन पूछा था, ये जो जिंक है ना, जिंक के ग्रुप में कौन सा तत्व आता है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो जिंक के समूह में आता है। तो इसका ऑप्शन था मरकरी ऑप्शन था। ठीक है, तो देख लो मरकरी जो है जिंक के समूह में आता है ना। जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। तो ये वाला पूछा गया था, ये ऑप्शन। ये क्या हो गया मतलब? जी क्षारीय धातु 6 होते हैं सिर्फ। हाँ तो क्षारीय धातु जो होता है हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में नहीं रखते हैं, हम तो बहुत पहले ही इस चीज आपको बताए थे है ना। तो इसमें लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन को ग्रुप ए में नहीं रखा जाता। देखो ना कलर से नहीं नजर आ रहा है इसको, इसका कोई पोजीशन ही अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं, ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं। ये दोनों के जो प्रॉपर्टी होता है ना वो बिल्कुल उसी के तरह बिहेव करता है। ग्रुप 1 में भी रख दो हाइड्रोजन रह लेगा, ग्रुप नंबर 17 में भी रख दो हाइड्रोजन जो है वो कहेगा हम यहाँ भी रह लेंगे। ठीक है, वो हर एक जगह स्टेबल है, यानी ग्रुप 17 में भी रख सकते हो, ग्रुप 1 में भी रख सकते हो। चलिए हाँ और कोई डाउट? जिंक वाला समझ में आया जिसका डाउट था? देखो एक चीज आई थिंक हम आपको बताए थे, एक पॉइंट बताया गया था बच्चों, जरा बताना कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, मुझे अभी याद आ रहा है, पता ना आपको बताया है कि नहीं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें हमने आपको बोला था कि मेंडलीव जो था वो थोड़ा सा ज्योतिष
का गुण उसमें था। उन्होंने ऐसा बात बोला था कि आने वाला भविष्य में कुछ ऐसा तत्व, कुछ ऐसा एलिमेंट आएगा, कुछ ऐसा तत्व की डिस्कवरी होगा कि अल्युमिनियम और मतलब वहां जो तत्व डिस्कवर हुआ था उसके आगे या पीछे उसका जो है वो प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, इस टाइप से मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाते समय कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा था, यानी पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़े थे। तो उसका थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए कि अल्युमिनियम से पहले उन्होंने इक्का अल्युमिनियम करके उस टाइम छोड़ दिया था। ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया था। तो जो फर्दर फ्यूचर में ये तत्व का डिस्कवरी हुआ जिसे हम लोग गैलियम बोलते हैं। दूसरा जो है वो इक्का बोरॉन है, यानी बोरॉन से पहले एक गैप छोड़ा गया था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में, और बाद में जाकर ये जो खोज हुआ इसे हम लोग स्कैंडियम बोलते हैं। उसी तरीका से एक था इक्का सिलिकॉन, बाद में जो खोज हुआ इसे हम लोग जर्मेनियम बोलते हैं। उसी तरीका से एक था इक्का मैग्नीस, बाद में जो खोज हुआ वो टेक्नीटियम, हाँ टेक्नीटियम टीसी। देखो कहां गया देखो ये अल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम के बाद में देखो डिस्कवर हुआ गैलियम। बोरॉन कहाँ गया, बोरॉन 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 बोरॉन, हाँ वो इसमें होगा। ठीक है, बोरॉन हाँ देखो स्कैंडियम डिस्कवर हुआ। यस, चलिए तो ये तो हो गया मेंडलीव की बात, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे थे। ठीक है, जिसे त्रिज्या बोला जाता है ना। ये 3 पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं। कहाँ गया, पीछे रह गया क्या? हाँ, एक है एटॉमिक रेडियस जिसे हम लोग परमाणु त्रिज्या बोलते हैं, और एक है आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात को समझिएगा बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम मेजर डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल एटम में, ठीक है, या किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट्स में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उसमें, तो जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी आपको देना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो वही चीज है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला एनर्जी लगता है उसे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी लगता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। तो बात करते हैं ये होता कैसे है। पेज कहां चला गया, देखो डेफिनेशन देख लो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? किसी भी उदासीन परमाणु में को ऋणात्मक आयन में परिवर्तित करने में उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है, या फिर इसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लेवदी इंथैल्पी बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपका पैरामेडिकल एग्जामिनेशन में, पॉलिटेक्निक में भी एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या था वो जरा सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो ऊर्जा मुक्त होता है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या था? एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो ऊर्जा मुक्त होता है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? तो उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या उसे बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसे बोला जाता है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो वो उसका बिल्कुल विपरीत है। किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने
एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में और एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आवश्यक मात्रा का ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग आयनन विभव बोलते हैं, यानी आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर एग्जाम्पल से समझे तो कुछ इस टाइप से एग्जाम्पल होगा। सर जी आप खुल नहीं रहा है, ऐप नहीं खुल रहा है क्या? मैं अभी चला गया था सर, लिखे साइड में, सॉरी। क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ? सब कुछ चल रहा है ना सही? आज थोड़ा सा पढ़ाएंगे जम के, ठीक है, जम के पढ़ाएंगे। वो भी क्वेश्चन शायद पूछता है, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है, या अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो एक एलिमेंट्स है बच्चों, ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता बोला जाता है, एक आयनन विभव बोला जाता है। कहां चले गए यार ब्लैंक पेज? समझ ही में नहीं आ रहा ब्लैंक पेज कहां चला गया। देखो ये ठीक, देखो एक एलिमेंट है बच्चों, ठीक है, एक एलिमेंट है, इसमें क्या होता है, एनर्जी इवन जो लगता है वो क्या होता है, एम पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। ठीक है, ये रिएक्शन देख के बताना ये रिएक्शन किसका है। आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमन सेंस लगाइए और उसके बाद बताइए कि ये जो रिएक्शन है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल का है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, किसका ये रिएक्शन है। सिंपल सी है कि एक एलिमेंट्स है जिसे एम लिखा जा रहा है, उसमें एनर्जी, उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जाहिर सी बात है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन उसमें हम जोड़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बात को समझ रहे? इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो किसका रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का है। ठीक, और एक रिएक्शन ये है, ठीक, एक रिएक्शन जो है वो ठीक ये है, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो अब जो है वो एम नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे एनर्जी निकल रहा है। अब बताइए ये दोनों रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1 किसका है और रिएक्शन नंबर 2 किसका है? हम आपको डिफिनेशन से तो समझा चुके हैं, है ना, दोनों का डिफिनेशन बताया गया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, और ये रिएक्शन जो है अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन में रिएक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल डिफिनेशन पे है। एक बार फिर से डिफिनेशन को देखते हैं, ठीक है, एक बार हम लोग फिर से डिफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या डिफिनेशन पढ़ रहे थे अभी। देखो डिफिनेशन था उसमें किसी में एक इलेक्ट्रॉन किसी उदासीन परमाणु को ऋणात्मक आयन में परिवर्तित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आइए इसे हम लोग पहचानते हैं, ये एग्जांपल जो है पहचानते हैं। कुछ क्या था, किसी में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे उस तत्व को हमको विद्युत ऋणात्मक बनाना है। ठीक है, ऋणात्मक तत्व बनाने में जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो देखो ना, ये जो है दूसरा वाला एग्जांपल देखो, इसमें एक एलिमेंट है, तत्व है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से माइनस चार्ज इस पे आ जाता है और एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये जो है वो किसका एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का हो गया। समझ में आया?
समझ में आया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला रिएक्शन सेकेंड वाला होगा ना बच्चा। कहाँ मिस्टेक कर रहे हो यार, तो अभी भी काहे ऐसे कर रहे हो? ये वाला होगा, सेकेंड वाला है जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड वाला, ठीक है। नीतीश कुमार बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन बंद होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए यस, समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों, ये बहुत जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत मतलब जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं और आपके लेवल पे टीचर इसे ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको फील करवाएंगे, ठीक है। आज नहीं हो पाएगा तो कल का क्लास में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ये रैंकर्स बैच में तो यही फायदा है ज्वाइन करने का कि आराम आराम से सिलेबस चलता है। देखो, हाँ, अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन बंद होता क्या होता है, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? किसी उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे किसी भी तत्व में से, तो वो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना, प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आता है, दोनों मिल के बैलेंस बनाता है। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कहानी है केमिस्ट्री का रिएक्शन। केमिस्ट्री का जितने भी रिएक्शन है ये सब तो इसी पे आधारित है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही पे तो आधारित है, जितना भी रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से रिएक्शन होता है। तो बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खपत होती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन विभव बोलते हैं, ठीक है। ये सब जो है सब हम लोग कल के क्लास में बात कर लेंगे। सबसे कम किसका होता है, कैसे कम होगा, वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। लॉजिक के साथ आपको समझाया जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा वो पेज की ओर मूव ऑन करते हैं। हाँ, ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पे समझना यहां पे हम क्या बोल रहे थे। पहला केस समझाए इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, दूसरा केस समझा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालना किसी भी तत्व। ये जो है एलिमेंट एम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, उसमें ऊर्जा देंगे ना सर। हाँ सर, उसमें ऊर्जा देंगे। तो उसमें कौन सा ऊर्जा लगाएं? ये ऊर्जा दिए। इसी ऊर्जा को तो बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल बच्चों, है ना। इसी को क्या बोला जाता है? आयनन विभव बोला जाता है। तो ये ऊर्जा देकर क्या कर रहे हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बाहर, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो रिएक्शन है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का एक रिएक्शन है, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे हम लोग आयनन विभव बोलते हैं। ये दोनों रिएक्शन माइंड में फिट कर लो, आगे चल के आप जो भी पढ़ाई करोगे ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने जा रहा है, यही कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोलते हैं। अब आता है एक कॉन्सेप्ट एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जो है वो एटॉमिक रेडियस आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। रेडियस जानते हो क्या होता है? जैसे एक सर्किल है, सपोज दैट एक सर्किल है, तो इसका रेडियस ए आर है। उसी तरीका से इसे इरेज कर लेते हैं। एक सर्किल है जिसका रेडियस आर है, एक और सर्किल ऐसे बढ़ गया, अब रेडियस जो है वो
2r हो गया, ठीक है। फिर एक और सर्किल ऐसे जुट गया, तो अब जो रेडियस है वो 3r हो गया। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ाएंगे सर, वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट ये सिखा रहे थे आपको कि जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। जैसे अगर बात करें, एक के सेल है, ए एल सेल है, ए एम सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसको रिलेट करते हैं आवर्त सरणी पे। आइए पीरियोडिक टेबल, जब एटॉमिक रेडियस समझ जाइएगा ना तो आपको फिर जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा बाकी समझने। देखो हमने आपको बोला था कि पीरियड नंबर 1 में 1 सेल होता है, पीरियड नंबर 2 में 2 सेल होता है, पीरियड नंबर 3 में 3 सेल होता है, पीरियड नंबर 4 में 4 सेल होता है, पीरियड नंबर 5 में 5 सेल होता है, पीरियड नंबर 6 में 6 सेल होता है, पीरियड नंबर 7 में 7 सेल होता है। यानी जो आवर्त आपको बताया जाता है वो एक्चुअल में सेल का तो नंबर ही बताया जाता है। बात को समझ रहे? जो आपको आवर्त बताया जाता है कि पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त है, वो एक्चुअल में सेल का नंबर बताया जाता है। यानी कहने का मतलब सर आप बोलना चाह रहे हैं कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसी तरीका से इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि नीचे जाने पे, ग्रुप में नीचे जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे सेल की संख्या बढ़ती है, तो सेल की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। अभी हमने बताया कि सेल की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम में आपसे पूछा जाए इसका परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक साइज बताइए, तो आप इसे लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा? बताइए, जल्दी से बताइए मेरे को, सबसे बड़ा कौन होगा? देखिए सबसे बड़ा होगा सर लिथियम, उसके बाद होगा सॉरी, सबसे बड़ा लिथियम नहीं होगा, नीचे जाने पे बढ़ता है ना। अरे यार क्या हो गया, काम ही नहीं करता, लगता है हैंग कर गया सिस्टम। चलिए हाँ, लिथियम है लीना के रब से फरियाद। लिथियम हो गया सर, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है लीना के रब। उसके बाद क्या हो गया? सीजियम, फ्रांसियम। अगर बात करते हैं बच्चों एटॉमिक रेडियस की, परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं, तो हमने आपको बोला कि नंबर ऑफ सेल जो है वो नीचे जाने पे बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है अगर सेल बढ़ेगा तो उसका परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसका जो ऑर्डर होगा वो इस टाइप से होगा, यानी सबसे बड़ा जो है वो फ्रांसियम है। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कुछ कुछ में लगता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या जो है वो थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है। खैर उतना डीपली अपन नहीं जाएंगे, ठीक है, उतना डीपली जाएंगे तो ज्यादा फिर 11th वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ जाएगा, ठीक है। बस आप याद रखिए कि पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, लेकिन क्या सर हमेशा ऐसा होता है क्या? नहीं, इसका एक्सेप्शन है। ग्रुप नंबर 13 में इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। बाल गंगाधर इंडियन तिलक जो है, एल्युमिनियम और गैलियम का वहां पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगने के कारण जो एटॉमिक रेडियस है वो समान होता है, ठीक है, एल्युमिनियम और गैलियम का। ये सब चीज हम आपको लिखा देंगे, ठीक है। अब जैसे हम आपसे बात करेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आप थोड़ा सा आपके अंदर ये जानने की इच्छा होगा कि सर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए पूरा हमको 11th का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितना आपको जरूरी है उतना मैं आपको कवर कर लूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर नीचे, तो बता दिए कि नीचे जाने पे, जनरली मैं बात बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ता है, और इधर जाने पे क्या होता है, ठीक है। आपके माइंड में प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि इधर जाने पे क्या होता है। अगर हम आवर्त में चलें इधर,
यानी हॉरिजेंटल मूव करें पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है। तो बात रखिएगा, नीचे जाने पे जो है वो बढ़ता है तो इधर जाने पे घटता है, लेकिन ग्रुप नंबर 17 के बाद जहां से नोबल गैस स्टार्ट होता है वहां पे परमाणु त्रिज्या जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होता है, बात को समझिए। देखिए इधर से इधर जाने पे जो है वो घटता है एटॉमिक रेडियस, लेकिन कहां तक घटता है सर, यहां तक घटता है, ग्रुप नंबर 17 तक जो है वो घटता है। जैसे ही ग्रुप नंबर 18 पे आता है तो एटॉमिक रेडियस जो है वो अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो है अचानक से बढ़ जाता है। अब आपसे पूछेगा फ्लोरीन और नियोन में किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। फ्लोरीन और नियोन में देखिए, फ्लोरीन ये वाला हो गया ग्रुप नंबर 17 और नियोन हो गया ग्रुप नंबर 18, पीरियड दोनों का सेम है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए फ्लोरीन और नियोन में परमाणु त्रिज्या किसका ज्यादा है। जल्दी से बताने का कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे। नियोन का, बिल्कुल बिल्कुल गुप्ता राहुल, बिल्कुल नियोन, ऋतिक नियोन। ठीक है, हाँ चलिए अब समझ में आ गया, नियोन का जो है सर वो ज्यादा होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें कुछ एक्सेप्शन है बच्चों, अल्युमिनियम और गैलियम का, याद रखिएगा ये दोनों का लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगने का कारण अल्युमिनियम और गैलियम का जो परमाणु त्रिज्या है वो लगभग समान होता है। अल्युमिनियम और गैलियम, ठीक, बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। एक टर्म आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी छूट रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी छूट रहा था, उससे थोड़ा सा डील कर लेते हैं। उसके बाद कल का जो क्लासेज होगा ये चारों जो टर्म है उसको रिलेट कर देंगे। ठीक है, कल का क्लासेज कब कौन बढ़ेगा सर, कब कौन घटेगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आए तो आप याद रखिए। देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहने का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की भूख है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहने का मतलब उस तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की भूख है, वो चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मात्रा साझा किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति परमाणु को हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो याद रखिएगा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम जो होता है वो 0.79 किसका होता है, फ्रेंसियम का होता है। ठीक है, सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में 2018-17 लगातार पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो इसे याद रखना है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा भूख होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। ठीक है, क्यों होता है ये आगे बात करेंगे, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट ऑक्टेट में जाना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो चुके। ठीक है, अभी कुछ कुछ टर्म आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी सुनिए, अगला क्लास में इसे एक्सप्लेन आपको कर दिया जाएगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब जो है एक छोटा सा टर्म आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, उसके बाद आज का
जो लेक्चर है उसे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ ज़्यादा आपको पढ़ा दिया गया है। फिर अगला क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एटॉमिक साइज जो होता है वो हाँ, ऐसे कर लीजिए ना, इसे इरेज कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या सर ये हमेशा हमेशा नहीं बच्चों, जनरली केमिस्ट्री ऑल अबाउट एक्सेप्शन। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, एक्सेप्शन भर भर के भरा हुआ है केमिस्ट्री में। ठीक है, एटॉमिक साइज। ठीक है, एक अभी हमने बताया आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है। एक अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एटॉमिक साइज। यानी कहने का मतलब एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी घटेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। क्या सर यही फैक्टर पर सिर्फ डिपेंड करता है? नहीं, आपके लेवल पे इतना काफी है। इसमें बहुत सारा फैक्टर होता है, परसेंटेजेस फैक्टर भी देखा जाता है, पॉजिटिव चार्ज का फैक्टर आता है, नेगेटिव चार्ज का फैक्टर आता है, जेड इफेक्टिव के बारे में समझाया जाता है। खैर वो सब जो है वो 11th में पढ़ना है। ठीक है, आपके लेवल पे जो चीज है वो बस इतना है। ये 3 पॉइंट जो है वो आप याद रखिएगा। डायरेक्ट वे में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एटॉमिक साइज में क्या रिलेशन है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक कुमार माफ कर दिया। अरे यार इतना टेंशन हो गया। ठीक है, उसी तरीका से देखो, कल कल करवाएंगे, अभी करवा दें। अरे बहुत कुछ बताना है। ठीक है, बहुत कुछ बताना है, कुछ लिख देते हैं। ठीक है, देखो जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन का, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है वो सेम होता है, 3.0 होता है। उसी तरीका से कार्बन हो गया, सल्फर हो गया और आयोडीन हो गया, इसका 2.5 होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए हम लिखवा दे रहे हैं। फास्फोरस, हाइड्रोजन और हाँ ये दोनों का 2.1 होता है। और बेरिलियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, इसका 1.5 होता है। और पोटेशियम, रुबिडियम का 0.8 होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीजियम और फ्रेंसियम का भी बराबर होता है, इसका कितना है? 0.7 होता है। चलिए कोई बात नहीं। ये याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। तो एक हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल करवा देते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 17 के एटॉमिक साइज की बात करें। देखो ग्रुप नंबर 17 की बात कर लो एटॉमिक से। ग्रुप 17, ग्रुप 17 में कौन आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, फिर कल बाहर आई एंटी, है ना। तो नीचे जाने पे सेल की संख्या बढ़ता है सर, तो एटॉमिक जो परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक साइज होगा, उसका ऑर्डर ये हो जाएगा एटॉमिक साइज। अब हमको कि लिखने के बोलेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर लिख देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर। लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर बात करेंगे, कहाँ गया भाई, हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर बात करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर, तो देखो अब हम ये किसका हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अरे कलर कहाँ गया, हाँ ये हो गया।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी ऑर्डर तो यही होना चाहिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो हम बताएं, बिल्कुल होना चाहिए सर। लेकिन डेंसिटी के कारण बच्चों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन को क्या कीजिए, उठा के आगे रख दीजिए। तो अब जो ऑर्डर हो जाएगा, गलत हो गया ऑर्डर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन का केस में आ जाता है। होना चाहिए था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको सब याद कर लेना है। बाकी जो है वो क्लासेस हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगेन क्या दिक्कत है, व्हाट इज अ पोटेशियम परमैंगनेट? KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। ठीक है, अभी तो आएगा पोटेशियम परमैंगनेट का पूरा कहानी अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो क्या आपका होमवर्क है, होमवर्क जरा सुन ले। ये जितना पॉइंट हम जो लिखे हैं और ये सब जो ऑर्डर आपको बताए हैं, ये सब ऑर्डर सिर्फ ऐसे नहीं बताया गया है, आपको सेलेक्ट करके कुछ का ऑर्डर इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा हुआ है पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल, आप प्रीवियस ईयर बुक लेकर बनाइएगा तो आपको नजर आएगा। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला जो ऑर्डर है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है कि नाइट्रोजन के बराबर किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है। ठीक है, तो वहां पे आंसर होगा क्लोरीन। ठीक है, उसी तरीका से एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है आयोडीन किसके बराबर होता है, तो वो कार्बन के बराबर होता है। तो ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब क्या होता है ये सब आपको बताया हुआ है। और ये जो ऊपर जितना रामायण कथा आपको समझाया हुआ है, ये सारा याद रखना है, ताकि जो है वो कल हो सके तो कल क्वेश्चन लगा लेते हैं कुछ, है ना। उसके बाद अपन चैप्टर की ओर आगे मूव ऑन करेंगे। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचा हुआ है जिसमें SP D ब्लॉक के बारे में कुछ आपको समझाएंगे। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक की क्या होता है। ठीक है, ये तत्व का प्रॉपर्टी देख लेंगे, उसके बाद चैप्टर समाप्त, यानी 2 लेक्चर में ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखो ये कंप्लीट कर लो। तत्वों के संबंधित कुछ प्रमुख तत्व है, जैसे केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास नहीं है। कुल ज्ञात तत्व कितना होता है, 118। ठीक है, प्रकृति में प्राप्त तत्व जो है वो 94, और जो आदमी के द्वारा बनाया गया वो 24 है। ठीक है, धातु में धातु की संख्या बात करें 91 है, अधातु तत्व की संख्या 20 है। ये सब याद रखना है आपको। उप धातु जो है वो 7 होता है। ठीक है, कहीं कहीं 8 भी होता है। ठीक है, कुछ केस में 8 भी होता है। भूपटि में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपटि यानी कहने के मतलब ये जो अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा में अधिक मात्रा पाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। भूपटि में सबसे अधिक पाए जाने वाला अगर धातु पूछे तब अल्युमिनियम लगाना है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, फिर से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु अगर पूछे लिथियम। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए हम ये दोनों पॉइंट को जो है वो हाईलाइट कर दे रहे। ठीक है, स्टार मार्क कर दे रहे। सबसे हल्का तत्व हो गया एक सबसे हल्का धातु। अगर धातु पूछे तो लिथियम हो जाता है बच्चों, अगर हल्का तत्व पूछे तो हाइड्रोजन हो जाता है। वैसा धातु जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव स्टेट में होता है, वो पारा होता है। वैसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है वो ब्रोमीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो चांदी होता है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत का सबसे सुचालक अधातु तत्व अगर पूछे, ठीक है, नॉन मेटल, तो वह ग्रेफाइट होता है, कार्बन का एक रूप है। ठीक है, कार्बन का ही रूप है। एक डायमंड जो आप लोग देखते हैं वो कार्बन का ही रूप है। ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही रूप है। जो पेंसिल में
जो नटराज का पेंसिल आता है, अप्सरा डोम्स का जो पेंसिल आता है, जिसके थ्रू हम लोग लिखते हैं, वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। और जो बैटरी वगैरह, पहले टॉर्च की बैटरी जो आता था, जिसमें जो रॉड होता था कार्बन रॉड, उसमें भी ग्रेफाइट का जो है वो यूज होता था। ठीक है, तो विद्युत का सुचालक का धातु पूछे तो ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व पूछे तो सोना हो गया। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन क्यों होता है? अभी हमने आपको बताया कि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होता है। इसको चाहत होती है कि जितना जल्दी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो है, धातु की बात करें, देखो धातु की बात करें क्लोरीन, धातु की बात करें तो सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व जो है वो हीलियम हो गया। न्यूटन आयनन विभव, आयनन विभव आपको समझाया हुआ है आयनन विभव क्या होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा। हीलियम, सीजियम, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो ये जो है, इसमें अगर हम 1000 स्टार भी लगाना ये टेबल में, तो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कोई सेट आपके पास नहीं होगा, मॉडल सेट, जहां से ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा है। उसी तरीका से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक की बात करें, ठीक है, तो फ्लोरीन हो गया। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल रखे जाने वाला जो तत्व है, यानी जो मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला जो तत्व है वो सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह एटमॉस्फेयर के साथ बच्चों रिएक्शन करता है। ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, इसीलिए उसको एयर कांटेक्ट से बचाया जाता है क्रोसिन रख के। हड्डियों और दांत में निर्माण करने वाला तत्व जो होता है वो कैल्शियम होता है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें अरे भाई एक बच्ची बोल रही है, गर्ल्स बोल रही है कि इसमें फास्ट पढ़ा रहे हैं सर। तो इसमें फास्ट क्या है, ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है, ये तो हम आपको पढ़ के आपके माइंड में एक बार रिकॉल करवा रहे हैं, ताकि घर पे बैठकर ये जो है वो पूरा आप याद कर लीजिएगा ढंग से। ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो कल कर ले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी 2 लेक्चर में ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा अपना। ठीक है, 2 क्लास में हो सके अगर कल जो है वो आधा घंटा में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाए। ठीक है, आप लोग सीख जाइए, तो उसके बाद जो है वो ब्लॉक जो बचा हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, उसे जल्दी से खत्म करके कल ही हो सकता है ये चैप्टर समाप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। और जो नए बच्चे हैं, यानी जो आपके सहपाठी हैं, जो चाहते हैं पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का प्रिपरेशन करके एक गवर्नमेंट सीट हासिल करें बिना कोई कोचिंग ज्वाइन किए, सबसे बड़ी चीज आप स्टडी इंडिया अड्डा पे पूरा भरोसा कीजिए और अपना रिजल्ट पाइए। ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत रिजल्ट हो चुका है बच्चों। ठीक है, आप इंटरव्यू सुनिए। ठीक है, मोटिवेशन के लिए इंटरव्यू देख सकते हैं। थोड़ा सा भरोसा जताइए और ढंग से पढ़ाई कीजिए। जैसे जैसे क्लासेस चल रहा है इतना कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, रैंक भी श्योर है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। और अभी ऑफर चल रहा है रैंकर्स बैच के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे, उससे पहले मैं